हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोमेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म एक तरीके के सिक्के होते थे जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो बेसिकली सिर्फ एक ही मेटल का बना हुआ होता था। ठीक है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मोनोमेटलिज्म को पूरी तरीके से कवर करेंगे। उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस थे, वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेटालिक स्टैंडर्ड, क्योंकि मेटालिक स्टैंडर्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोमेटलिज्म और बायमेटलिज्म। आज मोनोमेटलिज्म की ही बात होगी। तो मेटालिक स्टैंडर्ड में इन्होंने बोला जो मॉनेटरी यूनिट्स मेटालिक स्टैंडर्ड में आते हैं वो मेटालिक कॉइन्स होते हैं, जो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉइन्स से रेफर किए जाते हैं। The monetary units under metallic standard comprises metallic coins referred to as standard coins. Metallic standard के अंदर जो monetary units आते हैं जिसमें metallic coins होते हैं उसे हम standard coins consider करते हैं। Metallic standard can be classified under two heads. Metallic standard दो heading के अंदर आते हैं, पहला monometallism, दूसरा bimetallism। अब monometallism क्या होता है? When the standard coins in a monetary system are made of one metal only, the monetary standard is known as monometallism. जब स्टैंडर्ड कॉइन किसी भी मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ठीक है, ये मॉनेटरी अथॉरिटी है। यहाँ पे एक मॉनेटरी सिस्टम है जिसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड कॉइन बनाए जा रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक मेटल से बना है उसे हम बोलेंगे मोनोमेटलिज्म। ठीक है, एक मेटल से बनाए का मतलब अगर गोल्ड से ही बना है तो मोनोमेटलिज्म, अगर सिल्वर से ही बना है तो मोनोमेटलिज्म। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही मेटल का यूज करके आप उस सिक्के को बनाएंगे। अंडर मोनोमेटलिज्म द स्टैंडर्ड कॉइन्स इज अ फुल बॉडीड कॉइन एंड एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मोनोमेटलिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इन्होंने बोला मोनोमेटलिज्म में जो स्टैंडर्ड कॉइन होते हैं वो फुल बॉडीड कॉइन होते हैं। अब भाई, फुल बॉडीड कॉइन किसे कहते हैं? फुल बॉडीड कॉइन उसे कहते हैं जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जितने वैल्यू का मेटल यूज किया गया है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू उसके ऊपर उसकी जो फेस वैल्यू लिखी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं कि 50,000 रुपए तोला मतलब 10 ग्राम गोल्ड है। तो हमने 10 ग्राम का अगर सोने का सिक्का, गोल्ड का सिक्का बनाया और उसके ऊपर हमने 50,000 लिख दिया, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस मेटल की जो खुद की वैल्यू है और उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा गया है, अंकित किया गया है, उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसे हम कहते हैं फुल बॉडीड कॉइन। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। मोनोमेटलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, पहला सिल्वर स्टैंडर्ड, दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड। अब जो गरीब देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, वो सिल्वर स्टैंडर्ड फॉलो करते थे, और जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड देश थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करते थे, जिनके पास विख्यात पैसा था। 1893 तक इंडिया जो था वो सिल्वर स्टैंडर्ड पे था। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन गोल्ड स्टैंडर्ड पे 1931 तक था, क्योंकि उस समय 1930 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिस वजह से दुनिया की जो इकोनॉमी सिस्टम था वो बहुत ज्यादा, हिंदी में कहते हैं ना, चरमरा गए थे, जिस वजह से गोल्ड सिस्टम छोड़ करके ये लोग भी पेपर करेंसी में आए थे 1931 में। लेकिन इंडिया 1893 में इन्होंने सिल्वर स्टैंडर्ड को त्याग दिया था और आ गए थे किसमें? पेपर करेंसी में। ठीक है, आगे बढ़े। अब भाई बात करते हैं कि मेरिट्स क्या होते हैं मोनोमेटलिज्म के। तो सबसे पहला जो मेरिट है वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब इट इज एन एक्सीडिंगली सिंपल फॉर्म ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ये बहुत एक्सीडिंगली बोल सकते हैं या एक्सट्रीमली सिंपल बोल सकते हैं, आप दोनों बोल सकते हैं। मॉनेटरी स्टैंडर्ड का एक फॉर्म था। ठीक है, सिंस ओनली वन मेटल इज यूज्ड इन measure of value, it is easier for the common people to understand it. सिर्फ एक ही मेटल इस्तेमाल किया जाता था, तो एक कॉमन इंसान बड़े आराम से समझ लेता था कि कितने सिक्के दे करके आप दुनिया भर का क्या क्या सामान खरीद सकते हो। मतलब अभी जैसे हम सिक्के में खरीदते हैं या करेंसी, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, है ना, 5 रुपए का नोट,
500 का नोट, 2000 का नोट, तो हमें सब में कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन जब सिर्फ एक ही नोट होता, मान लीजिए 10 ही नोट होता, तो आप कोई भी सामान खरीदने जाते तो आपको मालूम था कि कितने पीसेस देने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ये सिंप्लिसिटी एक्सट्रीमली सिंपल मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। हमको ये लगता है कि ये एक्सीडिंगली नहीं होगा, ये एक्सट्रीमली ही होगा। ये टाइपिंग एरर है, ये एक्सट्रीमली सिंपल मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, जहां पे चीजों को समझना बहुत आसान है। अगला है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए सिक्के के तौर पे आपने उस करेंसी को यूज नहीं किया तो उसकी खुद की भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि वो एक प्रेशियस मेटल से बना है। इन्होंने बोला सिंस द स्टैंडर्ड कॉइन्स अंडर इट इज मेड ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर, it inspires public confidence and as such satisfies an essential requirement of a monetary system। क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि सरकार करेंसी नोट को बना करके इशू करती है। हमारे देश में लोगों के पास पैसे भी है, सोने भी है, चांदी भी है, लेकिन हम चाहें तो चांदी का सिक्का बना करके इशू करें, लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं उसे, या लोग उसे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करेंगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस, देखिए चांदी का सिक्का या सोने के सिक्के की इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, लेकिन फिर भी लोग ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि लोगों का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। लोगों का कॉन्फिडेंस किसमें? पेपर करेंसी में, जिसे सरकार इशू कर रही है, जिसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना। जो पेपर जिस कागज से बनाते हैं उसकी क्या वैल्यू है? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसकी तो वैल्यू निल हो गई थी ना, जीरो थी, कोई वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी। तो लोगों का उस पेपर करेंसी में ज्यादा कॉन्फिडेंस इस वजह से क्योंकि उसे मॉनेटरी अथॉरिटी जो सरकार है वो बना करके इशू कर रही है। तो दिस इज पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई उस जमाने में क्या होता था, पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड कॉइन को सरकार ही बना करके इशू कर रही थी और ये बेसिक एक मॉनेटरी सिस्टम के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है फैसिलिटेट्स फॉरेन ट्रेड। अब इन्होंने बोला कि व्हेन मोनोमेटल्स, अब भाई फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, आज की डेट की अगर मैं बात करूं 2022 चल रहा है, आज भी बहुत जगह पे फॉरेन ट्रेड में हम जो पेमेंट करते हैं वो गोल्ड में पेमेंट किया जाता है। कई जगह पे ऐसा होता है, सामने वाला कंट्री हमें ये बोलता है कि या तो आप अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करो या बदले में आप हमें गोल्ड दो उतनी वैल्यू का, ठीक है। तो फैसिलिटेट, तो ये आज के टाइम भी अगर प्रिवेल करता है तो भाई पहले भी प्रिवेल करता था। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जो बार्टर एक्सचेंज होता था ना, तो वो लोग गोल्ड के बदले में सॉल्ट एक्सचेंज किया करते थे, साधारण सा नमक के बदले में सोने का एक्सचेंज होता था। तो वो भी एक हिसाब से ट्रेडिंग में आप गोल्ड का यूज कर रहे थे उस टाइम। तो इन्होंने बोला व्हेन मोनोमेटलिज्म इज अडॉप्टेड ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, जब मोनोमेटलिज्म आपने इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल स्केल पे अडॉप्ट कर लिया, इट ग्रेटली फैसिलिटेट्स द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। तो वो किसी भी एक देश का जो फॉरेन ट्रेड है उसको बहुत बड़े लेवल पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। द टास्क ऑफ मेकिंग इंटरनेशनल पेमेंट बिकम्स इजियर एंड सिंपलर। तो इंटरनेशनल पेमेंट, जैसे आप अपने ही देश में एक ही कॉइन को यूज कर रहे हो तो बड़े आराम से पेमेंट कर सकते हो, वैसे इंटरनेशनल पेमेंट भी आपके लिए बहुत आसान और सिंपल हो जाएगा। एज इज वेल नोन, गोल्ड स्टैंडर्ड ग्रेटली स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो गोल्ड स्टैंडर्ड ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया था, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था एक हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे देश गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे, सोने के सिक्के वहां चलते थे। अगला पॉइंट है हमारा नॉन ऑपरेशन ऑफ ग्रेशम्स लॉ। भाई ग्रेशम्स लॉ के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। आप अगर यूट्यूब में ग्रेशम्स लॉ और हमारा एयू कॉमर्स स्कॉलर टाइप करेंगे तो आपको इसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो मिलेगा। भाई ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, ठीक है। उन्होंने एक लॉ बनाया था, उन्होंने बोला था गुड मनी और बैड मनी, उन्होंने नाम दिया था गुड मनी और बैड मनी। गुड मनी, एक्चुअली बैड मनी के चक्कर में क्या होता था कि गुड मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जाता था। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप ग्रेशम्स लॉ समझ पाएंगे और उसके बाद इस टॉपिक को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि मोनोमेटलिज्म में एक्चुअली में ग्रेशम्स लॉ फॉलो नहीं होता था, क्योंकि गुड मनी और बैड मनी के लिए आपके पास दो तरीके की करेंसी होनी चाहिए। गोल्ड, जैसे गोल्ड और सिल्वर की करेंसी दो अलग अलग करेंसी होती है ना, ये बायमेटलिज्म की कैटेगरी में आता है, गोल्ड मोनोमेटलिज्म में अप्लाई नहीं होता। तो इन्होंने बोला सिंस द स्टैंडर्ड कॉइन्स अंडर दिस मॉनेटरी स्टैंडर्ड आर मेड अप ऑफ ओनली वन मेटल्स, देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी
ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ग्रेशम्स लॉ, क्योंकि ग्रेशम्स लॉ के हिसाब से बैड मनी टेंड्स टू ड्राइव आउट द सर्कुलेशन ऑफ गुड मनी। तो भाई दो तरीके की आपकी मनी होनी जरूरी है, दो तरीके का करेंसी होना जरूरी है, तभी बैड मनी आपके गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर करेंगे। अब बैड मनी गुड मनी कुछ होता नहीं है, वो उन्होंने रिलेट करके बोला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो हो सकता है आपको आइडिया लग जाए कि भाई ग्रेशम्स लॉ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है और सिक्के भी हैं आपके पास 10-10 रुपए के 10। तो जब आप कई बार दुकान वालों को देते हैं तो दुकान वाला 10 सिक्के लेने की जगह वो एक करेंसी नोट प्रेफर करता है, ठीक है। तो करेंसी नोट हो जाएगा बैड मनी और सिक्के हो जाएंगे गुड मनी, क्योंकि हर एक इंसान जब करेंसी नोट लेना पसंद करेगा और सिक्कों को यूज करना बंद कर देगा तो अल्टीमेटली जो सिक्के हैं वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। भाई सिक्कों ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो वो हो गए गुड मनी। और किसके वजह से सिक्के सर्कुलेशन से बाहर चले गए? वो 100 रुपए के नोट की वजह से चले गए। तो 100 रुपए का नोट हो गया बैड मनी। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि गुड मनी बैड मनी क्या होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ग्रेशम्स लॉ है inevitably comes into operation under bimetallism where the standard coins are made up of two metals gold and silver। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पे गोल्ड का भी सिक्का चल रहा है और सिल्वर का भी सिक्का चल रहा है, तो भाई एक सिक्के ने दूसरे सिक्के को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, ठीक है। तो वहां पे आपका ग्रेशम्स लॉ काम करेगा। ये है अगला पॉइंट। अब बात करते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय ऑल कंट्रीज। भाई मोनोमेटलिज्म, सोने का सिक्का पूरा दुनिया कहां से अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। सारे, क्योंकि सोना, गोल्ड कॉइन जो है बहुत वैल्यूएबल है, सोना बहुत लिमिटेड नेचर का होता है, तो ये पूरी दुनिया अडॉप्ट नहीं कर सकती, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि ऑल कंट्रीज कैन नॉट अडॉप्ट मोनोमेटलिज्म इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ दीज प्रेशियस मेटल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट अनलिमिटेड। तो पूरी दुनिया में ये अनलिमिटेड तो है नहीं भाई, ये बहुत लिमिटेड नेचर का है। इसे हम स्केर्स रिसोर्स कंसिडर करेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। स्केर्सिटी इसी को तो कहते हैं जहां पे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम होती है। तो इन्होंने बोला कि भाई पूरी दुनिया अडॉप्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया में गोल्ड बहुत लिमिटेड नेचर का है और हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। दूसरा कह रहे हैं रिटार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। रिटार्ड का मतलब आप समझते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, दूसरा होता है रिटार्डेशन। मैं क्लास 9 की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब बड़ी तेजी से आगे बढ़ना, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है कि स्लो कर देना, ठीक है। A monometallic standard on account of its inflexible nature hinders economic growth of the country। क्योंकि मोनोमेटलिज्म में जो गोल्ड के कॉइन्स होते हैं वो इनफ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हिंडर्ड होती है, बढ़ता नहीं है इकोनॉमिक इकोनॉमी, मतलब ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी की। कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो नेसेसिटी है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारे देश में आरबीआई क्या करता है कि हर 15 दिन पे कुछ करेंसी प्रिंट करके उसे इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करता है, क्योंकि भाई इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। भाई आपकी खुद के ग्रोथ के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप कमाते नहीं हो, लेकिन द मोमेंट यू विल स्टार्ट अर्निंग, ठीक है, 5,000 महीना, 10,000 महीना, 25,000 महीना, 50,000 महीना, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो आपकी ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत है, वैसे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी पैसे की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हम सोने के सिक्के में ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि सोना बहुत लिमिटेड नेचर का है। Monometallism, however, does not make it possible for the monetary authority to expand money supply without having the adequate stock of gold and silver। तो वही बात हो गई, क्योंकि हमारे पास इतना गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक नहीं था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिटार्ड हो गई, क्योंकि उस हिसाब से हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है लैक ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी तो आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पे हम सप्लाई बढ़ा दें, जरूरत नहीं होने पे सप्लाई घटा दें। इन्होंने बोला कि एक अच्छा मॉनेटरी सिस्टम शुड पोजेस द इक्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी, इट शुड बी पॉसिबल टू एक्सपैंड द सप्लाई ऑफ मनी इन अकॉर्डेंस विद द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सके। इन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली जो मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड है उसमें ये क्वालिटी, इलास्टिसिटी वाली क्वालिटी नहीं है। इट डज नॉट पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, क्योंकि हम उसे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गोल्ड बहुत लिमिटेड है। जो मॉनेटरी अथॉरिटी है इस सिस्टम में कैन नॉट एक्सपैंड मनी सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी अनलेस इट हैज इट्स पोजीशन स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इंश्योर द एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई। तब तक एक मॉनेटरी अथॉरिटी अपनी इकोनॉमी में इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता जब तक उसके पास खुद का बड़ा
पोजीशन हो गोल्ड और सिल्वर का, अगर है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन नॉर्मली कहाँ होता है, बहुत कम देशों के पास है, ठीक है। पर्टिकुलरली एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है, मॉनेटरी क्राइसिस आप कह सकते हो या इकोनॉमिक क्राइसिस आप कह सकते हो, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है मे बी कन्फ्रंटेड विद सीरियस डिफिकल्टीज बिकॉज इट कैन नॉट एक्सपैंड द मनी सप्लाई इवन दो दैट द मॉनेटरी एक्सपेंशन माइट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो भाई जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जब पैसे की क्राइसिस आती है, तब अगर मैं अपने देश की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करके जल्दी जल्दी इकोनॉमी में इशू करता है, क्योंकि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग बिजनेस करेंगे, वो पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी जो है पैसे की कमी से जूझ रही थी वो अपनी पटरी पे आ जाएगी। लेकिन सोने के सिक्के में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि अगेन वही चीज बहुत लिमिटेड नेचर का होता है। तो ये एक डीमेरिट बन गया उसके लिए। आगे कह रहे इट वाज ऑन द अकाउंट ऑफ दिस डिफिकल्टी दैट सम कंट्रीज ऑफ यूरोप हैड टू अबैंडन द गोल्ड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1931 में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने, 1931 में ब्रिटेन ने इस सिस्टम को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया परमानेंटली, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। ये हो गया। लास्ट जो पॉइंट है हमारा डिमेरिट का, वो है लैक ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। इस सिस्टम में आपको जैसा मालूम है कि भाई रोज गोल्ड की रेट बढ़ते और घटते रहते हैं, ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी कैसे रहेगा भाई साहब। इन्होंने बोला इस सिस्टम में क्या है कि जो इंटरनेशनल प्राइस लेवल है वो इट लैक स्टेबिलिटी, क्योंकि गोल्ड की खुद की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। द रीजन बीइंग दैट द प्राइस ऑफ no metal is perfectly stable. The price of metal is subject to fluctuations on the account of changes in its demand and supply conditions। हमेशा याद रखिएगा, गोल्ड की जो प्राइस बढ़ती और घटती है उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर बढ़ती और घटती है, सीधी सी बात, ठीक है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना गोल्ड में, गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, गोल्ड को खरीद करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ मेटल्स, the value of the money or the alternatively the price level cannot remain stable। क्योंकि भाई जब गोल्ड ही खुद अनस्टेबल है तो मनी मेटल, क्योंकि मेटल अनस्टेबल है, ठीक है, तो मनी भी अनस्टेबल हो गया, वो एकदम स्टेबल नहीं हो सकता, तो इस वजह से प्राइसेस भी स्टेबल कभी हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि मोनोमेटलिज्म क्लियर हो गया होगा क्या होता है। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बायोमेटलिज्म के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।